सोचो, एक रात जून 1991 की आरबीआई के वॉल्ट्स के बाहर ट्रक्स खड़े हैं और उनके अंदर भरा हुआ है इंडिया का सोना। लेकिन ये सोना सेफ रखने के लिए नहीं निकल रहा, ये देश के बाहर भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत टूटने के कगार पर था। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के पास सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट चुकाने के पैसे बचे थे। सिर्फ 2 हफ्ते। उस रात जब इंडिया का सोना लंदन की फ्लाइट में लोड हो रहा था, एक सवाल हवा में था कि 800 मिलियन लोगों का देश कैसे दिवाला हो गया। यह कहानी है उस फाइनेंशियल इमरजेंसी की जब इंडिया ने अपना सोना गिरवी रखा ताकि अपना भविष्य खरीद सके। 1991 से पहले भारत एक आइडियोलॉजी पर चलता था, आत्मनिर्भरता। मूल मंत्र था, जो खाना पहनना चलाना है सब देश में ही बनाओ, बाहर से ज्यादा मत खरीदो, अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दो। अच्छा लगता था सुनने में, लेकिन असली दुनिया में यह बना लाइसेंस राज। हर काम के लिए सरकार का परमिशन। फैक्ट्री लगानी है, लाइसेंस। एक्सपेंड करनी है, लाइसेंस। मशीन इंपोर्ट करनी है, डजन फाइल्स और मोहर। बिजनेस करना एक परमिशन गेम बन गया। कंपटीशन नहीं था, कनेक्शन था। इकोनॉमी थमी रही ब्यूरोक्रेसी के जाल में। और जब 1980s आए, क्रैक्स दिखने लगे। 1980s का भारत एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन था। राजीव गांधी मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते थे, कंप्यूटर्स, टेलीकॉम और नए रिफॉर्म्स ला रहे थे, लेकिन इकोनॉमी अब भी सरकारी कंट्रोल में थी। गवर्नमेंट खर्च कर रही थी ज्यादा, कमा रही थी कम। पब्लिक सेक्टर कंपनीज लॉस में। इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे, ऑयल के दाम ऊपर जा रहे थे और एक्सपोर्ट्स लगभग स्टैग्नेंट। गैप भरने के लिए इंडिया ने बोरो करना शुरू किया, वर्ल्ड बैंक से, फॉरेन बैंक से और एनआरआई डिपॉजिट से। 1980 के डेकेड के एंड तक इंडिया का एक्सटर्नल डेट डबल हो चुका था और तब आई वो आंधी जिसने सब कुछ हिला दिया। पहला झटका, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 1989 में राजीव गांधी हार गए, वीपी सिंह आए, उनका कोएलिशन गवर्नमेंट टिक नहीं पाया। फिर चंद्रशेखर, सिर्फ 7 महीने। हर नए पीएम के साथ इकोनॉमिक प्लान दोबारा लिखना पड़ता था। रिफॉर्म का आइडिया हर बार पोस्टपोन होता गया। फिर आई एक और मुसीबत, गल्फ वॉर 1990-91। ऑयल प्राइसेस डबल हो गए, भारत के लिए पेट्रोल इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया। साथ ही गल्फ में काम करने वाले इंडियंस के रेमिटेंस गिर गए। रिजल्ट, फॉरेक्स रिजर्व्स गिर गए तेजी से। सिर्फ $1.2 बिलियन बचे थे 2 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए। देश लिटरली दिवाला के किनारे खड़ा था। मार्च 1991, आरबीआई ने गवर्नमेंट को वार्निंग दी कि हम अगले महीने इंपोर्ट बिल चुका नहीं पाएंगे। सोचो, पेट्रोल खत्म, रेल बंद, फैक्ट्रीज बंद, रॉ मटेरियल्स रुक गए, देश रुक जाता। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिया, फॉरेन बैंक्स ने लेंडिंग बंद कर दी, एनआरआईज ने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया। रुपी गिर गया, इन्फ्लेशन 13% तक पहुंच गई, लोगों का भरोसा टूट गया। यह सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, नेशनल इमरजेंसी थी। मई 1991, गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, गोल्ड प्लेज। इंडिया अपना सोना गिरवी रखेगी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास ताकि इमरजेंसी लोन मिल सके। टोटल 67 टन्स गोल्ड भेजा गया। ऑपरेशन पूरा सीक्रेट था। रात के अंधेरे में ट्रक्स आरबीआई से निकले, एयरपोर्ट तक गए, गोल्ड लंदन भेजा गया, क्वाइटली, बिना मीडिया नॉइज के। भारत ने अपना सोना गिरवी रखा ताकि अपना सिस्टम जिंदा रखे। यही था वो मोमेंट, इंडिया के हिस्ट्री का सबसे नीचा पॉइंट और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मई 1991 में राजीव गांधी की असैसिनेशन हो गई। देश शॉक में था। इलेक्शन हुए और कांग्रेस वापस आई। नया पीएम बना पीवी नरसिम्हा राव। देश कोलैप्स के एज पर था, लेकिन राहु ने एक अलग सोच दिखाई। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया एक काम इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसी को उस वक्त अंदाजा नहीं था ये दोनों मिलकर इंडिया की इकोनॉमी हमेशा के लिए बदल देंगे। 24 जुलाई 1991, पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया। लेकिन यह सिर्फ एक बजट नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन थी। उन्होंने कहा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और वो आइडिया था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अनलॉक 1,
लाइसेंस राज खत्म। अब हर फैक्ट्री को लाइसेंस की जरूरत नहीं, प्राइवेट सेक्टर को आजादी मिली। अनलॉक 2, ट्रेड लिबरलाइजेशन। इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गईं, कस्टम्स ड्यूटीज कम हुए, फॉरेन कंपनीज को एंट्री मिली। अनलॉक 3, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। रूपी डीवैल्यू हुआ, एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव हुए, स्टॉक मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खुला। अनलॉक 4, फिस्कल कंट्रोल। सब्सिडीज का कट, स्पेंडिंग कंट्रोल में, डेफिसिट कम। ये बोल्ड स्टेप्स थे, पॉलिटिकल रिस्क था, लेकिन यही कदम थे जिन्होंने भारत को डूबने से बचाया। 1 साल के अंदर असर दिख गया, एक्सपोर्ट्स बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आए, फॉरेक्स रिजर्व्स रिकवर होने लगे। 1993 तक रिजर्व 6 बिलियन पहुंच गए, 1994 तक 15 बिलियन क्रॉस किया। इंडिया ने अपना कॉन्फिडेंस वापस जीता। यह क्राइसिस ही था जिसने मॉडर्न इंडिया बनाया। इन्फोसिस, विप्रो, HDFC बैंक जैसे जायंट्स इसी लिबरलाइजेशन के दौरान उभरे। मिडिल क्लास बढ़ा, स्टॉक मार्केट ओपन हुआ, इंडिया वर्ल्ड मैप पर दोबारा उभर गया। लेकिन हर क्रांति की एक कीमत होती है। रिफॉर्म्स ने इकोनॉमी बदली, लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ गई। सिटीज रिच हुए, विलेजेस पीछे रह गए। फॉरेन ब्रांड्स आए, लेकिन लोकल इंडस्ट्री स्ट्रगल करने लगी। GDP बढ़ी, लेकिन एग्रीकल्चर वहीं की वहीं। और आज भी डिबेट होती है, क्या लिबरलाइजेशन सही था या मजबूरी? सच ये है, ये मजबूरी थी, लेकिन एक नेसेसरी मजबूरी। आज इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फॉरेक्स रिजर्व्स $650 बिलियन प्लस। लेकिन कुछ पैटर्न्स वही पुराने लगते हैं। फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। इंपोर्ट्स, स्पेशली एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, वॉर्स, ऑयल प्राइसेस, ट्रेड टेंशंस। एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर 1991 के लेसन भूल गए तो हिस्ट्री रिपीट होगी। 1991 का भूत अब भी साथ है, एक साइलेंट रिमाइंडर कि इकोनॉमी कभी सेफ नहीं होती। लेसन 1, क्राइसिस क्रिएट्स चेंज। अगर 1991 का क्राइसिस नहीं होता तो लिबरलाइजेशन कभी नहीं आता। कभी कभी बदलाव सिर्फ तब आता है जब सिस्टम टूटने लगता है। लेसन 2, रिफॉर्म नेवर स्टॉप्स। रिफॉर्म एक बार का प्रोसेस नहीं, ये लगातार चलने वाला एवोल्यूशन है। लेसन 3, कॉन्फिडेंस इज करेंसी। एक देश तब नहीं गिरता जब पैसे खत्म होते हैं, वो तब गिरता है जब विश्वास खत्म होता है, इन्वेस्टर्स का, सिटीजन्स का, दुनिया का। 1991 में भारत ने अपना सोना गिरवी रखा, लेकिन उस रात भारत ने अपना भविष्य खरीद लिया। आज जब नए ग्लोबल क्राइसिस सामने हैं, इन्फ्लेशन, ऑयल, वॉर, तो 1991 हमें याद दिलाता है, रिफॉर्म इज नॉट लग्जरी, इट्स सर्वाइवल। सो अगले बार जब तुम GDP या रूपी डिप्रिसिएशन की न्यूज सुनो, याद रखना, भारत पहले भी गिरा है, लेकिन हर बार और मजबूत उठा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो अपने थॉट्स के साथ, और सब्सक्राइब करो ताकि आप और मैं मिलकर समझ सकें कैसे भारत के इकोनॉमिक पास्ट ने हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर लिखा है।